नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए स्पेशल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी में एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख कर एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम स्पेशल है और ये एग्जाम स्पेशल का हर क्वेश्चन हमारा एग्जाम में टकरा जाता है, वो भी फाइनल परीक्षा में। मैं आपको हिंदी में 100 क्वेश्चन बताता हूं तो 65 हो पूछ देता है, संस्कृत में 100 बताता हूं तो 70 पूछ देता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ना आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो ना 10-10 मिनट का 20-20 मिनट का हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो आपको बना बना कर दूंगा और आप उसे अच्छे तरीके से ना कॉपी में लिख कर एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का मिलेगा और एक दो केमिस्ट्री का, बाकी पूरा आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 5 नंबर का पूछ देता है और कभी कभार 2 नंबर का पूछता है। अगर 5 नंबर का पूछ देगा तो मजा मजा है, क्योंकि बहुत आसानी से हम लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। तो साबुन और अपमार्जक में हम आपको 4 को अंतर बताएंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पूछता है ना तो ये पूरा लिख देना। अगर लघु उत्तरीय पूछता है इसमें से 2 को लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा एकदम आराम से। अगर आपका मन होगा कि पूरा हमको याद है और टाइम भी है तो पूरा लिख देना और भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। मन 1% नंबर कटने की वहां पर संभावना नहीं रहेगा। तो इधर हम लोग साबुन लिख देंगे, इधर अपमार्जक लिख देंगे। जब भी आप लोग कॉपी में लिखिएगा ना, जब भी देखो आपका कॉपी मिलेगा ना परीक्षा में लिखने वाला इस टाइप का मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसे मतलब वर्टिकली नहीं मिलता है, हॉरिजॉन्टली मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच में से एक लकीर खींच देंगे, इधर साबुन तो इधर अपमार्जक। मेरा कहने का मतलब है हम इधर ऐसे एक लकीर खींच देंगे बीच में से और उस पार हम क्या करें, इस पर साबुन और इस पर अपमार्जक ले लेंगे। तो इधर पहला में लिखेंगे यह जल में कम घुलनशील है और इधर पहले लिखेंगे यह जल में अधिक घुलनशील है, यानी कि जो साबुन होता है वो जल में कम घुलता है। अब साबुन को रख दो, 1 घंटा बाद भी देखोगे ना तो जल्दी घुला हुआ नहीं दिखेगा आपको, है ना। और अपमार्जक यानी कि जो सरफ वरफ होता है शैम्पू वैम्पू, उसमें आप लोग क्या करो, उसको पानी में डाल दो, तुरंत गल जाएगा, पूरा गल जाता है ना। तो वही है, यह जल में कम घुलनशील है, वो जल में अधिक घुलनशील है। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, इसमें सफाई की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि साबुन से कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता है, लेकिन अगर हम सरफ से रगड़ते हैं ना कपड़ा तो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। और इसका तीसरा है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये क्या है, तो क्षारीय है, इसको क्षारीय पढ़ना। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका जलीय विलयन क्या होता है, इसका जलीय जो घोल होता है, जलीय यानी कि जलीय घोल को चाहे विलयन को, है ना। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है और इसका जलीय घोल क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन। और आप एक और लिख सकते हो जो कि अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यह प्रदूषण कम फैलाता है और यह प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। जो साबुन होता है ना वो जल में कम घुलता है, इसलिए वो प्रदूषण ज्यादा नहीं फैलाता है। लेकिन जो अपमार्जक होता है ना, शैम्पू हो गया चाहे सर्फ एक्सेल हो गया, सर्फ हो गया, ये सब ना जल में जल्दी घुल जाता है और गाज ज्यादा बनाता है, जिसके चलते ये प्रदूषण ज्यादा फैलाता है, ठीक है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इसका पीएच मान, इसका पीएच जो मान होता है ना, जो इसका पीएच मान होता है वो कितना होगा, तो क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा इसका पीएच मान। एक और लिख सकते हो आप लोग, तो 5 को आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर एक और क्या लिख सकते हो, इधर लिख देते हैं 5वां नंबर, इधर भी 5वां नंबर में लिख देते हैं। आप लिख सकते हो इसका जो पीएच मान होता है ना, इसका जो पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान केवल 7 होता है, क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो ये भी लिख सकते हो, जितना आप याद कर सकते हो, क्योंकि आसान आसान वर्ड है, आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। आपको क्या करना है, भौतिक। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का नहीं पूछेगा। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का। जैसे कि अगर पूछेगा भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताएं तो 2 नंबर का। लेकिन अगर वही पूछ दिया रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे तो समझिए वो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय वो प्रश्न पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इधर हम लिख देंगे धातु और इधर लिख देंगे अधातु, इसको 2 भागों में बांट देंगे। इधर लिखेंगे धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट जो होता है वो दोस्तों चमकदार होते हैं लेकिन वो अपवाद में चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक आलू के बोरे में 1-2 आलू सड़ा हुआ रहता है, पूरा नहीं सड़ा हुआ होता है, तो उसको अपवाद में डाल देते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों सभी धातुएं चमकदार होती है और सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसमें से आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो हमारा अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं, ठीक है, ये अपवाद में आते हैं। और धातुएं ठोस होती है और अधातुएं ठोस और गैस दोनों होती है, ये केवल ठोस होती है और ये ठोस और गैस दोनों होती है। धातुएं आघातवर्य तथा अतन्य होती है और अधातुएं आघातवर्य और तन्य नहीं होती है। मतलब जो धातु होता है ना वो आघातवर्य और तन्य होता है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, ये आघातवर्य तथा तन्य होता है। आप लोहा को पीट कर बहुत बड़ा बना सकते हो,
सोना चांदी को पीट पीट कर गर्म करके पीट पीट कर बहुत बड़ा बना सकते हो, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि तन्य होती है, जबकि ये नहीं होती है। और देखिए धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और अधातुएं उष्मा और विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है, कुचालक होती है। बाकी दोनों अपवाद में आता है सुचालक होता है ना, ग्रेफाइट और धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि ये अपवाद में आता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको बहुत अच्छे से सजा कर लिख देना, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें, बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस ये ऑब्जेक्टिव में इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो बायोगैस किसे कहते हैं? यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। मतलब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब होता है वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है और उसकी न उपस्थिति में ये उत्पन्न होती है, उसके विघटन से, उसके जो सामग्री होता है उसी के विघटन से उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो, जब गैस का वह मिश्रण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑब्सेंट में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। इसका बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ये हाइड्रोकार्बन का जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी का ये पहला सदस्य है। ठीक है, ये भी याद रखना, इसलिए इसको सरलतम हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अगर कोई पूछेगा सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, तो याद रखना है ये जो क्या होता है ना, ज्वलनशील है और जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। यह दोस्तों क्या है, तो यह नवीकरणीय स्रोत है। क्या है ये? नवीकरणीय स्रोत है ना। ये क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय स्रोत यानी कि कभी न खत्म होने वाला आपका स्रोत है ना। बायोगैस ये नवीकरणीय, बायोगैस नवीकरणीय कि अनवीकरणीय है जी? ये अनवीकरणीय होना चाहिए ना बायोगैस में। ये दोस्तों अनवीकरणीय होगा, शायद हमको लगता है ना यहाँ पर गलती से नवीकरणीय लिखा गया है। ठीक है ना, ये अनवीकरणीय होगा। ठीक है, अनवीकरणीय होगा। बायोगैस है ना, ये आपका अनवीकरणीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसको ना परमानेंट नहीं रख सकते हैं, एक बार जला देने के बाद ये खत्म हो जाता है, दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है ना, गलती से लिखा गया नवीकरणीय। ठीक है, अब देखिए बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और उसके बाद से क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इनमें से 65% मीथेन होती है, इसलिए ना बायोगैस का जो मुख्य घटक बोला जाता है वो मीथेन को बोला जाता है। यही कारण है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्वसन क्या है? ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन क्या है, तो याद कर लीजिएगा, श्वसन जो है ना वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, श्वसन कहलाते हैं। श्वसन एक औपचारिक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक औपचारिक क्रिया है। जैसे कि C6H बार ग्लूकोज को सन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल का प्राप्ति होता है, और साथ में दोस्तों ऊर्जा भी उत्पन्न होती है 2830 किलो जूल। ठीक है, और ये जो श्वसन होता है तो श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है ऑक्सी श्वसन। दोस्तों ऑक्सी श्वसन को हम एक और श्वसन के नाम से जानते हैं। ऑक्सी श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखवा देंगे श्वसन की वे अभिक्रिया